नमस्कार। विभाग विनोद में आज फिर मैं एस.एन. विनोद आपके सामने हाजिर हूँ। आज की महत्वपूर्ण विषय पर, बल्कि खबर पर आपके साथ अपने विचार शेयर करना। या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने से ज़्यादा हो गए। 7 अक्टूबर को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और तब ध्यान होगा उन पर आरोप लगे थे कि राहुल गांधी अपनी निस्वार्थ की पूर्ति के लिए, बल्कि नेहरू गांधी परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए यात्रा को उन्होंने अंजाम दिया है, यात्रा की शुरुआत की है। राजनीति की समझ अभी भी राजीव गांधी को नहीं है, वो देश को नहीं पहचानते हैं, तो फिर वो राजनीति क्या करेंगे, कांग्रेस को पुनर्जीवित कैसे करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें की गई थी, आशंकाएं व्यक्त की गई थी। लेकिन पिछले 1 महीने से कुछ अधिक अभी हुए, जैसे मैंने कहा 7 अक्टूबर से हुआ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी की छवि का जो निर्माण हो रहा है, यह कहा जा सकता है कि इस यात्रा की समाप्ति के बाद राहुल गांधी एक परिवर्तित राहुल गांधी के रूप में देश की राजनीति को, विशेषकर कांग्रेस को एक नई दिशा देने के लिए तत्पर मिलेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगते थे उनको तो बिल्कुल एक नौसिखिया बताया जाता था, पप्पू कहकर उन्हें संबोधित किया जाता था। पप्पू अर्थात जिसे कोई समझ नहीं है। वैसे राहुल गांधी ने जब इस यात्रा की शुरुआत की तो मैं आज ये बताने में सक्षम हूं, बता सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि अब राहुल गांधी न केवल देश को पहचान रहे, बल्कि देश ने भी उन्हें पहचानना शुरू कर दिया है। आज राहुल गांधी किन विषय पर चर्चा कर रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान? राहुल गांधी जब आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें यह बताने से नहीं भूलते कि आदिवासी ही इस देश के मूल निवासी हैं, इस जमीन पर उनका हक है, जमीन उनका है, यह बताने से वो नहीं भूलते। जाहिर है कि तब आदिवासी समुदाय उनके सामने साष्टांग हो जाता है। राहुल गांधी को एक प्रेरणा के रूप में वो आदिवासी समुदाय दिखने लगता है। जब महिलाओं के बीच में जाते हैं तो उस नारी शक्ति को चिन्हित करते हैं जिसे सुनकर महिलाएं उनकी मुरीद हो जाया करती हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो उस कलावती से भी मिले। ध्यान रहे, कलावती जब हमारे विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे तो सन 2005 में राहुल गांधी ने विदर्भ की यात्रा की थी और आत्महत्या से पीड़ित किसान परिवारों से मिले थे। उसी सिलसिले में उन्हें कलावती से मुलाकात हुई थी। उनके घर गए थे वो राहुल गांधी। उनका हाल चाल तो जाना ही, उन्हें आर्थिक रूप से मदद भी की थी। ध्यान रहे कि तब केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा हुई और तब कलावती न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान बनी। उसकी सहायता के लिए पूरे देश से नहीं, विदेश से भी लोगों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। यह राहुल गांधी का प्रभाव था। उस राहुल गांधी को, यह घटना 2005 की, लेकिन राजनीतिक कारणों से विशेषकर विपक्ष ने, उस समय का जो विपक्ष था, जब राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसा दुष्प्रचार अभियान चलाया था, उन्हें बिल्कुल वो पप्पू साबित करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अगर मजबूती से कांग्रेस की कमान संभाल ली तो फिर कांग्रेस का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। परिस्थितियां बदली। 2014 में कांग्रेस की पराजय हुई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और दोबारा सत्ता में आई। अब तीसरी बार की तैयारी हो रही है।
जिस तरह से अभी विपक्ष बिखरा है, उसमें एकजुटता नहीं है, वह भावना नहीं है जिसमें वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक फिलहाल एक मत है कि 2024 से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे में राहुल गांधी ने जो पद यात्रा शुरू की और जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, वह एक चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की विचारक मंडली इस पर एकमत है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के द्वारा खुद को न केवल कांग्रेस पार्टी में बल्कि राष्ट्र की राजनीति में पुनः स्थापित करने में सफलता पाई है। यह एक सच्चाई है और यह इसलिए यह किसी व्यक्ति की प्रशंसा की बात नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के हित की बात है, क्योंकि जो हमारी लोकतांत्रिक पद्धति है उसमें मजबूत विपक्ष की उपस्थिति अत्यंत ही आवश्यक है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ तो फिर सत्ता पक्ष को तानाशाह बनने में विलंब नहीं लगेगा। और जिस प्रकार के जो संकेत मिल रहे हैं पिछले 8 वर्षों से, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ केंद्र में स्थापित और लगभग पूरे देश में उसका शासन है, उससे ऐसा लगने लगा था कि यहां पर विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी रही है जो कि प्रशंसनीय नहीं है। जब हमारे नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कांग्रेस मुक्त भारत का, तभी यह बात उठी थी राजनीतिक विश्लेषकों के बीच और लोकतंत्र प्रेमियों के बीच। तो क्या वे कांग्रेस का सफाया कर पूरे विपक्ष का सफाया करना चाहते हैं? भारत से भारत की राजनीति को इस दिशा में मोड़ देना चाहते हैं जहां विपक्ष का कोई स्थान ही नहीं हो? यह शंका प्रकट की थी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हुई थी। बाद में एक अच्छी बात यह हुई कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत विपक्ष की उपस्थिति की आवश्यकता को चिन्हित किया। यह एक सराहनीय बयान उनकी तरफ से आया था। ऐसे में अगर राहुल गांधी पदयात्रा के द्वारा ही कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र के हित में होगा। किसी एक पार्टी विशेष की वह बात हो तो हो गए, लेकिन यहां जो स्थिति अभी है, सत्ता पक्ष पर अंकुश रखने के लिए जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, सत्ताधारियों की महत्वाकांक्षाएं संभवतः इतनी बलवती हो जाएं, एक दलीय शासन के पक्ष में कि तानाशाही प्रवृत्ति का बोलबाला होगा और तब लोकतंत्र निशाने पर लिया जाएगा। ऐसे में यह स्वागत योग्य है कि राहुल गांधी की पदयात्रा को व्यापक समर्थन मिल रहा है। अब वो जहां जा रहे हैं, जिस इलाके से, जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं, लोग उनके मुरीद होते जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें सुनने के लिए, उन्हें दर्शन के लिए। जी हाँ, अब उन्हें देखने की ललक लोगों के बीच पैदा हुई है। ऐसा बहुत दिनों के बाद किसी विपक्ष के नेता को अवसर प्राप्त हुआ है, सम्मान प्राप्त हुआ, बल्कि कह लीजिए ऐसा नहीं होता था। विपक्ष में अनेक क्षेत्रीय दल हैं जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी हैं। दक्षिण की पार्टियां हैं। इस तरह से, और अगर उत्तर प्रदेश में भी ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती की सरकार है वहां, लेकिन समाजवादी पार्टी को आप हाशिए पर नहीं रख सकते। उड़ीसा में भी है। इस तरह से क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन
राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपस्थिति नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस है जो तालुका स्तर पर उनका संगठन है, उनकी उपस्थिति मौजूद है और वो किसी को भी चुनौती देने में सक्षम हो सकते हैं, बशर्ते कि संगठन को मजबूत किया जाए, उनमें एक ऐसी भावना पैदा की जाए कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज कांग्रेस को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। दशकों राज किया कांग्रेस ने, वो जानती है कि वो सत्ता सुख उन्हें प्राप्त हो चुका है, उसकी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आज उनके सामने जिम्मेदारी है कि मजबूत विपक्ष के रूप में लोकतंत्र के रक्षार्थ वो आगे बढ़े, कदम एकजुट होकर कदम ताल करें, ताकि देश का लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। ध्यान रखें कि अब जिस नई छवि के साथ राहुल गांधी सामने आएंगे अपनी पदयात्रा की समाप्ति के बाद, तो निसंदेह उन्हें पूरे देश का समर्थन प्राप्त होगा। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने बने सांगठनिक स्तर से, जैसे उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ा था और बोल दिया था कि न मैं कोई पद लूंगा और न नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति लेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित अध्यक्ष वहां पर हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि नेहरू गांधी परिवार ही कांग्रेस की प्रेरणा है, कांग्रेस की मार्गदर्शक है, उनकी उपेक्षा हो नहीं सकती। और यह तथ्य बार बार चिन्हित हो चुका है कि नेहरू गांधी परिवार विहीन कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसी के मद्देनजर उनकी उपेक्षा करने की कोई हिमाकत नहीं कर सकता। कांग्रेस के अंदर चूंकि लोकतंत्र है, कई बार विरोध के स्वर उठे, लेकिन सभी जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने कांग्रेस से, विशेषकर नेहरू गांधी परिवार के साथ बगावत की, उनकी उपेक्षा की, उनकी आज राजनीतिक हैसियत नगण्य है। कहाँ है वो? ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा को हल्के मन लेते हुए काफी गंभीरता के साथ अगर लिया जा रहा है तो बिल्कुल सही लिया जा रहा है। और यह आशा की जानी चाहिए कि लोकतंत्र के हित में, भारतीय संविधान के हित में, संपूर्णता में देश हित में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे आएगी और अपनी ऐसी मजबूत स्थिति दर्ज कराएगी जिसमें किसी भी व्यक्ति या संगठन या दल के दिल में कभी भी लोकतंत्र की उपेक्षा की भावना पैदा नहीं हो सके। धन्यवाद।